एक व्यक्ति जो है वो स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 16 बार श्वसन की प्रक्रिया करता है। ठीक है, अब 12 से 16 बार अगर श्वसन की प्रक्रिया करता है तो उसमें एक चीज देखो कि ये 12 बार फेफड़ा फैलेगा, 12 बार फेफड़ा पिचकेगा। ठीक है, तो अगर वो बार बार फैलेगा पिचकेगा तो उसकी जो दीवारें हैं उनमें नुकसान हो सकता है। इसलिए प्लूरल द्रव जो है, प्लूरल फ्लूइड है, ये क्या काम करता है, इसमें 150 ml इसकी मात्रा होती है, भी ध्यान रखना। और ये घर्षण को कम करता है, वही वैसे ही काम करता है जैसे आपकी गाड़ियों और उसमें मोटरसाइकिल में या 4 व्हीलर के अंदर ऑयल या ग्रीस का काम करता है। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात होगी। अब इधर आओ, इधर आने के बाद देखो जो ये मेन श्वास नलिका थी, ये मुख्य श्वास नलिका 5वीं जोड़ी पसली के पास में 2 भागों में बट गई। इसको आप क्या बोलते हो, प्राथमिक श्वसनिका। ये प्राथमिक श्वसनिका जैसे ही फेफड़ों में देखो दोनों में प्रवेश कर गई, प्रवेश करने के बाद जो एक शाखा और बटी, इसको आपने क्या नाम दे दिया, द्वितीयक श्वसनिका। ये द्वितीयक श्वसनिका आगे जाके एक संरचन और बढ़ रही है, इसको आपने क्या नाम दे दिया, तृतीयक श्वसनिका। और इस तृतीयक श्वसनिका के लास्ट में गुब्बारे नुमा संरचना होती है। या आप ऐसे बोल दो कि सब, जैसे आप लोगों को देखा होगा कि जो अंगूर का जो गुच्छा होता है उस एक गुच्छे में कितने अंगूर होते हैं, कितनी संख्या में, वैसे ही आपके इस वाले भाग में क्या पाई जाती है, छोटी छोटी गोलाकार संरचना पाई जाती है। इनको आप क्या बोलते हो, कुपिका, या क्या कहा जाता है, एल्वोलाई। ये कुपिका या एल्वोलाई फेफड़े की आधारभूत संरचना है, फेफड़े की आधारभूत संरचना। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फेफड़े की सबसे आधारभूत संरचना क्या है, तो कुपिका इसकी सबसे आधारभूत संरचना है। उसके बाद में देखो इन कुपिका, एक चीज बताऊं, वैसे तो देखो ये होता है कि सब जो कुपिका है वो ही गैसों का आदान प्रदान करने का काम करेगी, मेनली रोल वही काम करती है। ठीक है, इन कुपिकाओं की संख्या दोनों फेफड़ों में होती है लगभग 300 मिलियन। ठीक है, दोनों फेफड़ों के अंदर, दोनों फेफड़ों में मिला के 300 मिलियन के आसपास होती है। तो आप बोल सकते हो कि जैसे ऐसा वो यहाँ बोला था कि सब जो दायां वाला फेफड़ा था वो थोड़ा बड़ा था, तो इसमें कुपिका की संख्या थोड़ी क्या होगी, ज्यादा। और जो बायां वाला फेफड़ा है थोड़ा क्या है, छोटा, तो इसमें कुपिका की संख्या क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये नॉर्मल से मुख्य बात है। अब एक चीज, 2 चीज और सुनो कि यहाँ ये जो फेफड़ा है, ये वास्तव के अंदर जब छोटा बच्चा होता है, तो जब वो जन्म लेने के बाद में, आप लोगों को पता है कि जब बच्चा होता है तो उसको रोना बहुत जरूरी होता है। रोने का फायदा ये होता है कि जब वो रोता है तो उसकी फेफड़े के अंदर हवा जाती है, हवा जाने से उसकी कुपिका फैलने लगती है। और एक ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन इस कुपिका को पिचकने नहीं देती, क्योंकि अगर कुपिका पिचक गई ना तो फिर आपका पूरा का पूरा फेफड़ा पिचक जाएगा, और पूरा फेफड़ा पिचक गया तो वो दोबारा काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए उस छोटे बच्चे को रोना जरूरी होता है। स्टार्टिंग में अगर वो नहीं रोता तो उसको जानबूझ के रुलाते हैं, क्योंकि अगर वो रोएगा तभी वो अंदर हवा जाएगी, और वो हवा जब बाहर आती है तो उसकी वाद्य यंत्र से टकराती है, और वाद्य यंत्र से टकराने के बाद उसमें क्या आती है, रोने की आवाज आती है। ठीक है, तो ये था आपका फेफड़ा वाला संरचना। एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, मनुष्य में 2 जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, जिसमें बायां वाला फेफड़ा छोटा होता है, इसके 2 लोब पाए जाते हैं, जबकि दायां वाला फेफड़ा होता है बड़ा लोब होता है और इसके 3 लोब पाए जाते हैं। ठीक है, बड़े वाले दाएं वाले फेफड़े का वजन होता है 159 ग्राम और इसका होता है 147 ग्राम। ठीक है, उनकी दोनों फेफड़ों की 2 परत होती हैं। बाहर वाली को बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, अंदर वाली को बोलते हैं विसरल प्लूरा। इन दोनों के मध्य एक द्रव पाया जाता है जिसको आप क्या बोलते हो, प्लूरल द्रव। मात्रा कितनी होती है, 150 ml। इसका काम क्या होता है, श्वसन के समय ये क्या करेगा, घर्षण के मान को कम करेगा ताकि इनकी दीवारों में नुकसान नहीं हो। अच्छा, एक यहाँ पे क्या होता है, कई बार क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि फेफड़े में पानी भर जाता है, डॉक्टर बोलता है, तो उसके पीछे कारण क्या होता है, प्लूरेंसी नाम का रोग होता है, प्लूरेंसी। ये रोग जो है वो जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। कई बार क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो फेफड़े की दीवारों को इन्फेक्शन कर देता है, और इन्फेक्शन करने के कारण क्या होती है, ये द्रव बाहर निकल जाता है, और द्रव बाहर निकलने के कारण फेफड़े की दीवारों में सूजन आ जाती है, और सूजन आने के कारण उस व्यक्ति में सांस लेने की प्रॉब्लम आने लग जाती है। ठीक है, इस रोग को आप क्या बोलते हो, प्लूरेंसी। तो याद रखने की काम में क्या बात है, प्लूरेंसी रोग किससे होता है, जीवाणु से। इसके में होता क्या है कि फेफड़े की दीवारों में क्या आ जाती है, सूजन, और सूजन आने के कारण उसको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। एक चीज सुनो, आपको पता है मनुष्य का ये वाला जो भाग है वो दाएं वाला है, राइट वाला है, ये है वो कौन सा है, बाएं वाला। अपने हार्ट किधर होता है, बाईं साइड होता है। तो जो बायां फेफड़ा है इसमें थोड़ी सी खांच पाई जाती है, अंदर की तरफ ऐसे इसे घुमाव सा होता है, और अंदर की तरफ घुमाव होता है, इसको क्या नाम बोलते हैं, कार्डियक खांच या कार्डियक नोच।
कार्डिक आपको पता है हृदय से रिलेटेड जो भी टर्म आती है उसको सब अपन क्या बोलते हैं, कार्डिक। और इस जगह पे कौन क्या उपस्थित होता है, तो हृदय उपस्थित होता है। तो छोटा होने का ये कारण है कि बायां छोटा होता है और दायां वाला बड़ा होता है। क्यों होता है, क्योंकि बाएं वाले में थोड़ी सी अंदर की तरफ घुमाव होता है, और घुमाव होता है पता है आपको, वजन कम होगा, वजन कम होगा तो कुपिका की संख्या भी क्या होगी, कम होती है। ठीक है, तो ये आपके फेफड़े का पोर्शन है। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है आपका पसलियों वाला, जिसको अपन बोलते हैं उपास्थि वाला पोर्शन। अब अगला टॉपिक है आपका अंतराप्रसुक पेशियां, इनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। अब एक चीज सुनो, आप लोगों को पता है आपके फेफड़ा अंदर इस वाले भाग में होता है, नीचे से तो होता है डायफ्राम, ठीक है, यहाँ पर गुंबदाकार संरचना होती है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। यहाँ होती है पसलियां, बीच में होती है उरोस्थि। तो अब एक चीज सोच के देखो, बीच वाली हड्डी उसको उरोस्थि, यहाँ से साइड से आ रही है पसलियां, ये पीछे जाके रीढ़ की हड्डी में जुड़ रही हैं। तो यहाँ से और नीचे से आपका डायफ्राम है, तो ये एक पिंजरा सा नहीं बन गया। पिंजरा का मतलब आगे यहाँ इस वाले भाग के अंदर उरोस्थि या स्ट्रनम, यहाँ से ये पसली ऐसे घुमाव लेके पीछे रीढ़ की हड्डी में, तो देखो ये कैद सा बन गया, पिंजरा बन गया। और इस पिंजरे के अंदर होता है आपका बायां वाला फेफड़ा और दायां वाला फेफड़ा। अब एक चीज सोच के देखो कि फेफड़े में संकुचन, शीतलन या फैलना सिकुड़ना होगा, तभी गैस बाहर जाएगी और गैस अंदर आएगी। फेफड़े के अंदर ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो फेफड़ा खुद अपने आप पिचक सकता है, अपने आप फैल सकता है। उसके लिए आपको अगर इन जो पसलियां हैं या जो नीचे से डायफ्राम है, अगर आपने इनको पिचकाया तो फेफड़ा पिचक गया, अगर ये सिकुड़ी या फैली तो ये क्या हो गया, फेफड़ा फैल जाएगा। तो सीधा का सीधा मतलब होता है कि फेफड़ा अपने आप कभी न तो पिचकता है न कभी फैलता है, उसको पिचकाना पड़ेगा और फुलाना पड़ेगा। इसके लिए दो चीज आवश्यक होती है, एक तो अंतराप्रसुक पेशियां और एक आपका डायफ्राम। अंतराप्रसुक पेशियां में क्या क्या आती है, एक तो आती है आपकी पसलियां। पसलियां आप में कितनी होती है, 12 जोड़ी, ठीक है। प्लस में होती है आपका उरोस्थि, या उरोस्थि को आप क्या बोलते हो, स्टर्नम, स्टर्नम, ठीक है। ये दोनों चीजें मिलके आपके क्या बनाती हैं, अंतराप्रसुक पेशियों का निर्माण करती हैं। अब आपने बोला कि मास्टर अंतराप्रसुक पेशियां दो प्रकार की होती है, एक तो आंतरिक अंतराप्रसुक पेशियां और एक बाह्य अंतराप्रसुक पेशियां। आप एक चीज सुनो, आप अपने सीने के ऊपर हाथ रखो, आपको पता है एक मिनट में सांस की जो, एक मिनट में 12 से 16 बार श्वसन की प्रक्रिया करता है, ठीक है। तो एक सामान्य व्यक्ति एक सांस की प्रक्रिया में 5 सेकंड लेता है। कैसे लेता है, देखो टोटल कितनी बार करेगा, कम से कम मान लो 12, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 60/12 की कितना है, 5 सेकंड। इसका मतलब एक मनुष्य श्वसन की प्रक्रिया में कितना समय लेता है, 5 सेकंड का समय लगता है। और 5 सेकंड में दो भागों में होता है, एक अंतः श्वसन और एक बहिः श्वसन, वो आगे की बात है। इसका मतलब 5 सेकंड में आपका ये जो सीना है, क्योंकि पसलियां अगर ऊपर आई, इसका मतलब पसलियां बाहर की तरफ आ रही हैं, और बाहर की तरफ आ रही हैं तो फेफड़ा को फैलने के लिए अंदर जगह ज़्यादा मिलेगी, अंदर जगह ज़्यादा मिलेगी तो उसका आयतन बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है, पसलियां बाहर आ रही हैं मतलब फैल रही हैं, और पसलियां अंदर जा रही हैं मतलब सिकुड़ रही हैं। तो अगर सोच के देखो, पसलियां बाहर आई तो फेफड़े को फैलने के लिए जगह ज़्यादा मिली, फेफड़े को फैलने के लिए जगह ज़्यादा मिली, इसका मतलब उसका आयतन बढ़ा, ठीक है। अगर पसलियां नीचे गई, पसलियां सिकुड़ रही हैं, और अगर सिकुड़ रही हैं इसका मतलब उसका सिकुड़ेगी तो आयतन कम होगा, और आयतन कम होगा तो उसका दाब अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि दाब और आयतन दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ एक चीज़ समझ लो, जो आपने एक आदर्श गैस समीकरण आती है PV = nRT, ठीक है। तो ये P का मतलब दाब प्रेशर, V का मतलब वॉल्यूम, N का मतलब गैस के मोल, R का मतलब गैस नियतांक, T का मतलब टेम्परेचर। तो उसमें P व्युत्क्रमानुपाती V होता है। इसका मतलब ये है कि दाब व्युत्क्रमानुपाती 1/आयतन। इसका मतलब अगर आयतन बढ़ा तो दाब घटेगा, और दाब बढ़ा तो आयतन घटेगा, दोनों उल्टे चलते हैं, ठीक है। तो वही बता रहा हूँ, आयतन बढ़ा दाब घटा। अब ये बोलने का मतलब क्या है, देखो अंतराप्रसुक पेशियों में ये पसलियां प्लस उरोस्थि दो चीज आती हैं। अगर ये दोनों चीज अगर बाहर की तरफ गति कर रही हैं, बाहर की तरफ गति कर रही है मतलब देखो पसलियां ऐसे, तो पसलियां बाहर आई, और अगर बाहर की तरफ गति कर रही है इसका मतलब उसका आयतन बढ़ रहा है। आयतन बढ़ रहा है इसका मतलब नीचे से फेफड़े को फैलने के लिए जगह मिलेगी। और अगर अंदर की तरफ जा रही हैं, पसलियां अंदर जा रही हैं, इसका मतलब उसको आप क्या बोलोगे, आंतरिक अंतराप्रसुक पेशियां अंदर जा रही है, मतलब फेफड़ा नीचे जाएगा, पसलियां नीचे गई, और अगर पसलियां नीचे गई तो फेफड़े को फैलने के लिए जगह कम मिलेगी, जगह कम मिलेगी तो आयतन कम, आयतन कम तो दाब अपने आप क्या हो गया, ज्यादा। तो सीधी सी बात है साहब, आंतरिक अंतराप्रसुक पेशियां कहाँ करती है,
अंदर की तरफ गति करती है, अंदर की तरफ गति। और अगर अंदर की तरफ गई तो फेफड़े को फैलने के लिए जगह क्या मिलेगी? कम। तो आप यहां बोल सकते हो फेफड़े को फैलने के लिए जगह है कम। और अगर जगह कम होगी इसका मतलब उसका आयतन क्या होगा? कम। तो आप बोल सकते हो फेफड़े का आयतन कम हो जाता है। और अगर आयतन कम हुआ तो दाब क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो आप बोल दिया फेफड़े का दाब बढ़ जाता है। ये तो चीज होगी जब क्या हो रहा है, पसलियां कहां जा रही है? अंदर। अब बात करें पसलियां कहां आ रही है? बाहर। अगर बाहर आएंगी तो मतलब ऊपर की तरफ उठेंगी, ऊपर की तरफ उठेंगी मतलब फेफड़े नीचे जो फैलने के लिए जगह वो क्या मिलेगी? ज्यादा। जगह ज्यादा मिलेगी मतलब आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो दाब क्या हो जाएगा? कम। तो देखो आपने बोला ये क्या करती है? बाहर की तरफ गति। और अगर बाहर की तरफ गति करेंगी तो फेफड़े को फैलने के लिए जगह ज्यादा मिलेगी, ज्यादा मिलती है। और अगर जगह ज्यादा मिलती है तो उसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। तो आपने बोल दिया कि साहब फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है। और आयतन बढ़ेगा तो उसका दाब क्या हो जाएगा? कम। तो फेफड़े का दाब कम हो जाता है, हो जाएगा। ये दोनों बेटा जी जो दोनों चीजें हैं ये बहुत काम में आने वाली है। कारण ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप इसके बाद में आओगे एक अंतःश्वसन और एक बहिःश्वसन, तो वहां आप ऐसे बोलोगे कि साहब इस प्रक्रिया में पसलियां यहां जा रही हैं, इस प्रक्रिया में पसलियां यहां जा रही है। वहां आप पूरा ये तामझाम नहीं लिखोगे कि कैसे क्या हो रहा है। तो आप लोग यहीं पर ये चीज नोट कर लो कि अगर आंतरिक प्रसुप्त पेशियों ने गति की तब तो ये वाला तामझाम होगा, और बाह्य प्रसुप्त पेशियों ने गति की तो फिर ये वाला होगा। सीधी सी बात है, आंतरिक का मतलब अंदर और बाह्य का मतलब बाहर। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी बात है, आप इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद में आता है आपका डायफ्राम। अब देखो डायफ्राम का सीधा सा मतलब ये है कि पहली बात तो डायफ्राम है ये गुंबदाकार आकृति की संरचना होती है, गुंबदाकार आकृति होती है। ठीक है, गुंबदाकार आकृति का मतलब इसकी आकृति ऐसी होती है गुंबद के जैसी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पुराना राजा महाराजा होते थे, उनके जो समाधि स्थल होते थे या जो जहाँ पे जो उनको रखा जाता था मरने के बाद में, तो उनके ऊपर एक गुंबद बनाया जाता था इस प्रकार से, यू आकृति या सी आकृति का। इनको बोलते हैं गुंबदाकार। एक तो ये, दूसरी बात ये क्या करता है, ये अपने शरीर को दो भागों में बांटता है। जैसे ये आपका यहाँ तक फेफड़ा आ गया तो डायफ्राम इसके इस प्रकार होता है गुंबद जैसे। तो ऊपर वाला भाग है ये तो वक्ष भाग, नीचे वाला कौन सा है? उदर भाग। तो आप बोल सकते हो शरीर को दो भागों में बांटता है, भागों में बांटता है। पहला तो हो गया आपका वक्ष भाग, इसको आपने बोल दिया ऊपरी भाग। और दूसरा कौन सा हो गया आपका? उदर भाग, इसको आपने बोल दिया निचला भाग। ठीक है, अब एक चीज सुनो, डायफ्राम का काम ये है कि डायफ्राम जैसे नीचे जाता है तो फेफड़े को, जैसे ये डायफ्राम ऐसे था, इसकी दो गति करती है ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं, अगर ये नीचे गया तो इसको बोलते हैं संकुचन, ऊपर गया तो इसको बोलते हैं शिथिलन। संकुचन का सीधा सा मतलब होता है कि अगर कोई आकृति अपनी सामान्य अवस्था से असामान्य जा रही है उसको बोलते हैं संकुचन, और अगर वो वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाए इसको क्या बोलते हैं? शिथिलन बोलते हैं। तो जैसे डायफ्राम नीचे गया तो फेफड़े को फैलने के लिए जगह ज्यादा मिली, जगह ज्यादा मिली इसका मतलब आयतन है बढ़ा। और जैसे डायफ्राम ऊपर आया तो फेफड़े को फैलने के लिए जगह क्या मिली? कम। फेफड़े को फैलने के लिए जगह क्या मिली? कम। कम तो आयतन घटा, आयतन घटा तो दाब क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। एक चीज, दूसरी चीज डायफ्राम का क्या होता है, इसका जो प्रसव की प्रक्रिया होती है, प्रसव की प्रक्रिया में सहायता, प्रसव की प्रक्रिया में सहायता। आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें लिखा होता है, और लिखा क्या होता है देखते हो, उसमें जो एक्ट्रेस होती है वो कहती है कि जोर लगाओ, पुश करो, पुश करो। तो पुश करने का मतलब ये होता है कि डायफ्राम को जैसे ही आप पुश करते हो तो नीचे होता है गर्भाशय, यूट्रस। डायफ्राम ऐसे है, इसके नीचे यहाँ गर्भाशय है, और गर्भाशय होने के कारण वो नीचे की तरफ धक्का लगता है, और धक्का लगने के बाद में वो बच्चा खा निकल जाता है बाहर। अब एक काम की चीज सुनो, देखो
जब कोई गर्भवती महिला होती है, गर्भवती महिला अगर वो 7 महीने की हो जाती है, तो वैसे तो एक बात बताऊं, आपके फेफड़े को फैलाने पिचकाने में 2 चीजों की सहायता होती है, एक तो अंतरापृष्ठ पेशियां और दूसरा डायफ्राम। लेकिन अगर वो महिला गर्भवती है तो 7वें महीने के बाद उसका डायफ्राम काम करना बंद कर देता है। और ये बंद करने का मतलब ऐसे कोई मशीन वगैरह नहीं होती कि सब बटन दबा दो बंद हो गई, ये अपने आप होता है। कारण सुनना क्या होता है, डायफ्राम जैसे मैंने आपको कहा कि ये ऐसे गुंबदाकार डायफ्राम है, ठीक है, इसके जस्ट नीचे है गर्भाशय। आपको पता है 7वें 8वें महीने में बच्चे की वर्दी एकदम पूरी हो जाती है प्रॉपर, तो उसके गर्भाशय का आकार पूरा बड़ा हो जाता है। अगर डायफ्राम बार बार नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो नीचे जो बच्चा है उसको शरीर को या उसको नुकसान हो सकता है, तो उसकी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए उसमें डायफ्राम काम करना बंद कर देता है और जैसे ही प्रसव की प्रक्रिया हो जाती है दोबारा डायफ्राम काम करना चालू करता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेग्नेंट फीमेल को 7वें महीने के बाद ऐसे बोला जाता है कि आप काम कम करो। काम कम करने का मतलब, अगर काम ज्यादा करेगी तो ऑक्सीजन ज्यादा लेनी पड़ेगी, या ऐसे बोल दो काम का ज्यादा करेगी तो ऊर्जा ज्यादा चाहिए, ऊर्जा ज्यादा चाहिए तो उसको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो उसका फेफड़ा जल्दी जल्दी काम करेगा तो डायफ्राम काम करेगा। और अगर कम काम करेगा मतलब ऊर्जा कम तो उसको ऑक्सीजन क्या चाहिए, कम चाहिए, ठीक है। तो ये मान लिया आपकी 2 चीज थी कि सब अंतरापृष्ठ पेशियां कैसे काम करती हैं और डायफ्राम कैसे काम करता है। तो ये आप लोगों को इसको मैंने बता दिया कि कैसे क्या होता है। हाँ, एक चीज ये याद रखना, आयतन ज्यादा कम, और एक चीज ये भी ध्यान रख लेना कि प्रसव की प्रक्रिया में कौन सहायता करता है, शरीर को 2 भागों में बांटता है, गुंबदाकार। एक चीज और, डायफ्राम भाई साहब ये उपास्थि होती है, उपास्थि का बना होता है। अभी तक उपास्थि की 3 चीजें आ गई, एक तो नाक का ऊपरी हिस्सा, एक एपिग्लोटिस वाला भाग, और तीसरा कौन आ गया, डायफ्राम। क्योंकि उपास्थि का बना हुआ है इसीलिए नीचे जाता है और ऊपर आता है। अगर ये अस्थि होती, जैसे मेरे शरीर की ये वाली हड्डी है रेडियस और अल्ना, तो ये हमेशा फिक्स है, कभी भी नहीं बदल सकती है, ठीक है। तो ये उपास्थि का बना होता है। इसके बाद अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे कि साहब इसमें श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, अंतःश्वसन कैसे होता है, बहिःश्वसन कैसे होता है, गैसों का विनिमय कैसे होता है, और कुछ आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। धन्यवाद।